नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं बजट से। आज बजट में मोदी सरकार की ओर से मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। अपने घर का सपना इनके लिए पूरा होगा। मिडिल क्लास के लिए नई हाउसिंग स्कीम सरकार शुरू करने जा रही है। रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर को उड़ान देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में 11% बढ़त का ऐलान हुआ है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने बुनियादी क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए। Building on the massive tripling of the capital expenditure outlay in the past 4 years, resulting in huge multiplier impact on economic growth and employment creation, the outlay for the next year is being increased by 11.1% to 11,111 crore rupees. सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर बजट को 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर दिया, जो कि जीडीपी का 3.4% है। घोषणा हुई कि 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी और हाई डेंसिटी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। रेलवे के 40,000 डिब्बे वंदे भारत के स्तर के बनेंगे। मेट्रो और नमो भारत के तहत चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाएगा। ये भी घोषणा हुई कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर गंभीरता से कामकाज हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के साधनों में चरणबद्ध तरीके से बड़ी संख्या में शामिल किया जाएगा। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11% बढ़त के फैसले का खूब स्वागत हो रहा है। ये वो खर्च है जिसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए करती है। इससे नई फैक्ट्रियां बनती हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं। हमारे देश बड़ा देश है, डोमेस्टिक डिमांड है, डोमेस्टिक कंजम्पशन है और विश्व भी हमें एक चाइना +1 स्ट्रेटजी से देख रहा है, उस नज़रिए से देख रहा है। तो ये करने से निजी संस्थाएं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगी और देश की जो अर्थव्यवस्था की बढ़त है वो जैसे आज 6.5% पे बढ़ रही है, वो बढ़ती रहेगी और उससे रोजगारी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। गति शक्ति एक गेम चेंजर है। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, इससे सारे ही पोर्ट रेलवे से कनेक्टेड हो जाएंगे और उससे जो सड़कों के द्वारा ट्रक्स आने का जो लोड है रोड्स पर, पोल्यूशन जो हो रहा है, वो सब में बहुत बड़ी रिलीफ होगी। पोर्ट्स के डेवलपमेंट में इनलैंड वाटरवेज पे मोदी जी का जो विजन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सोनोवाल जी जो उसको मंत्री हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग जगह इनलैंड ड्रेजिंग हो रही है, जिससे कि हमारी रिवर्स यातायात के लिए और माल ढुलाई के लिए काम में आ सके। और जैसा आप जानते हैं कि वाटरवे जो है वो रोड और रेलवे की कंपैरिजन में बहुत सस्ता है। तो ये सारा एक कंपोजिट प्रधानमंत्री जी का प्लान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट दो, उससे इकोनॉमी ऊपर चली जाए और बहुत सारे रोजगार क्रिएट हो जाएं और देश की इकोनॉमी को जहां वो ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जाने का ये सबसे समर्थनीय प्रयास है। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट से कनेक्टिविटी योजनाओं को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही ये रियल एस्टेट को ऊंचाई पर पहुंचाने की सीढ़ी बनती दिखेगी। ऐसे में नई हाउसिंग स्कीम की घोषणा मिडिल क्लास के लिए खूब राहत भरी रही। Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनेंगे।
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई आवास योजना शुरू होगी। योजना का लाभ किराए के घरों, झुग्गी झोपड़ियों, चौल में रहने वालों को मिलेगा। बड़े बड़े शहर मुंबई, दिल्ली वगैरह जहां पर स्लम और अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स का जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन शायद आखिरकार एक एट मैक्रो लेवल मुल्क के स्तर पर शायद अब हमारे सामने आने वाला है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक़ रखती हुई बहुत बातें हैं जो इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को बहुत बड़ा बूस्ट पहुंचाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट आउटले है उसमें तकरीबन 11% इम्प्रूवमेंट इंक्रीज़ की गई, बढ़त की गई है। और उसके साथ ही साथ जो हमें जो रेलवेज, रोड्स और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक बहुत नया एक इम्पैक्ट आना शुरू होगा, वो रियल एस्टेट को डायरेक्ट फ़ायदा पहुंचाएगा। हाउसिंग में 2 करोड़ नए हाउसेस का जो उनका प्लान है, प्लस रूरल एरियाज़ में विमेन के लिए उन्होंने इंसेंटिव्स दिया है कि उनको लोन्स मिलेंगे हाउसिंग में। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्पेंडिंग आप बात कर रहे हैं, दैट्स अ मेजर थिंग, क्योंकि द इकॉनमी रन्स ऑन मनी सप्लाई। तो जितना अभी भी आप देखें ग्रोथ है इस गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि हमारी इकॉनमी को ग्रो कर रहा है, सो दैट्स पॉजिटिव। वित्त मंत्री ने बताया कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों के घरों की छत पर सोलर सिस्टम लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। सस्ते घर बनाने वाले डेवलपर्स फैसले का स्वागत कर रहे हैं। इन लोगों के लिए मैम सबसे बड़ा इशू होता है मंथली मेंटेनेंस का, बिकॉज EMI भरना है प्लस मंथली मेंटेनेंस भरना है, तो इतना फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। सो सोलर रूफटॉप की वजह से जो इनका मंथली सेविंग होगा, दैट विल डेफिनेटली हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस पीपल। एक तो एनवायरमेंटल इश्यूज तो सॉल्व होंगे, बट मंथली इनकम भी इनका काफ़ी वायबल हो जाएगा ताकि वो EMI भर सके और खुद का घर रख सके अपने नाम पे। 2047 तक भारत के विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है, तो इन स्तंभों को मजबूती देनी ही होगी। सरकार अब इसी राह पर तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर और मुंबई से सुनील सिंह के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब अगली खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक पिता ने अपने 14 साल के बेटे को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार डाला, सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि वो मोबाइल देखता रहता था। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शख्स ने अपने बेटे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मोबाइल फोन का बहुत इस्तेमाल करता था, पढ़ाई नहीं करता था। बस इतनी सी बात पर पिता ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। अंतरिम बजट पेश होने के बाद राजधानी दिल्ली में आम लोगों की राय क्या है? क्या वो बजट से खुश हैं या नाखुश? ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी शुभांग सिंह ठाकुर ने। सर, इस बार के बजट को लेकर के क्या लगता है, क्या रहा फैसला, क्योंकि आम लोगों को लेकर के क्या आपको लगता है, क्या उम्मीदें थी इस बार के बजट से? देखिए, जहाँ तक बजट प्रेजेंटेशन का ताल्लुक था, मेरे ख्याल से एक खाना पूर्ति पूरी करनी चाहिए थी, जो कि सरकार ने पूरी करी है। क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी किसी तरीके के बेनिफिट्स नहीं दे सकते। आचार संहिता लगने वाली है, आपको मालूम ही है, और इस साल तो वैसे भी इलेक्शंस हैं, तो ये इंटरम बजट थी ताकि सरकार उतने समय तक, जब तक कि दोबारा सरकार चुन के ना आ जाए, उतने टाइम के लिए थी। दूसरे तरीके से मैं ये बोलूँगा, हम रिटेल के तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि हमें कम से कम और कुछ नहीं तो एक एश्योरेंस की ज़रूरत थी। अब आप ये देखिए, इतने सारी सरकारें हमें आई हैं और रिटेल इंडस्ट्री हमेशा ये मांगती रही है कि अगर आज आप हमें देखें, हमारी तरफ तो कोई इस तरीके की एश्योरेंस ही नहीं है। अब इतना ज़्यादा टैक्स हम लोग पे करते हैं। आज अगर मैं तब तक मेरे घर में रोटी तब तक चलेगी जिस दिन तक तो मैं अपने आके अपना स्टोर चला रहा हूँ। सर, आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, क्या आपकी उम्मीदें थी और कैसा रहा बजट इस बार? देखिए, ऐसा है कि पिछले वर्षों का अगर रुझान देखें तो इंटरिम बजट में कभी किसी सरकार ने कोई इंटरेस्ट इतना लिया नहीं, ना ही कोई रिलीफ दिया, ना कोई एडिशनल टैक्सेशन की है। तो मान के चल रहे थे, और एक जैसे मेरे मित्र ने कहा कि ये एक फॉर्मेलिटी थी जो सरकार ने पूरी की है, और उसके अलावा कर भी कुछ नहीं सकते थे, बिल्कुल राइटली। बट अगर हम नीयत और नीति की बात करें तो इसमें कई चीज़ें अच्छी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा देश का तो बिजनेस अच्छा होता है। बजट बहुत अच्छा है, बट अगर आप पर्सनल रिलीफ की बात करें, एक ट्रेडर के हैसियत से मैं बात करूं या अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बात करूं, तो उम्मीद कोई नहीं थी कि कुछ मिलेगा। बाकी इंतज़ार करते हैं पूरा बजट आने के लिए। बिल्कुल, यानी कि महंगाई से तो फिलहाल किस तरह की राहत यहाँ पर नहीं मिली, और जिस तरीके से लोगों को पता था कि इंटरिम बजट है, उसको देखते हुए ही फिलहाल इंतज़ार किया जा रहा है कि अगले जो असली बजट इलेक्शंस के बाद इस बजट का इंतज़ार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोग ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया। भारत सरकार नए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण इलाकों में कच्चे घरों में रह रहे गरीब लोगों के लिए 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करेगी। वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट में इस फैसले का ऐलान किया और इस फैसले का उद्योग जगत ने स्वागत किया है। हिमांशु शेखर की रिपोर्ट देखिए।
Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये अहम ऐलान किया। पिछले साल के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ कर दिया था। मौजूदा वित्तीय साल के दौरान 31 मार्च 2024 तक गरीब जरूरतमंदों के लिए 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। अगले 5 साल में 2 करोड़ और नए घर ग्रामीण इलाकों में बनेंगे। एनडीटीवी ने जब अंतरिम बजट पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान वित्त मंत्री से इस बजटीय प्रस्ताव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि सरकार नए घर बनाने के लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। और ये 2 करोड़ 95 लाख का जो आपका टारगेट था वो आपने पूरा हो गया है। 3 crore we are close to achieving 3 crores and over and above the 3 crores ये 2 करोड़ है। और इसके लिए फाइनेंशियल कुछ एस्टिमेशन हुआ है, कितना एलोकेशन करेंगे आप? The allocation is provided for. It will be supplemented when the costing is worked out for these additional. But there is a provision to kick it off in the coming year. Thank you, sir. सरकार का आकलन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीब जरूरतमंदों के लिए नए घरों के निर्माण से न सिर्फ गरीब लोगों को अपना पक्का घर मिला, बल्कि इससे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े उद्योगों को फायदा हुआ और ग्रामीण और शहरी इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। यही वजह है कि वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में अगले 5 साल में 2 करोड़ और अफोर्डेबल घर बनाने का ऐलान किया है। उद्योग संघ सीआईआई ने बजट से पहले के अपने प्रस्ताव में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट आवंटन बढ़ाने का सुझाव दिया था। अब सीआईआई अध्यक्ष कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी ये अहम साबित होगा। बहुत अच्छी खबर है। जैसे मैंने बोला था कि ये रिपल इफेक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटी फॉर हाउसिंग आ जाएगा उनके लिए। जब आदमी घर लेता है तब टीवी भी खरीदता है, कुछ और भी ले लेता है और इससे पूरा इकोनॉमिक्स का अलग जाता है। सीमेंट तो चलो जाता ही है, पर ये जो 2 लाख घर के आज प्रॉस्पेरिटी आती है, मैं तो कहता हूँ जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है हमारे को ही फायदा मिलेगा। नए बजट प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया नए वित्तीय साल में शुरू होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन शेख मोमिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी के ज्ञान वापी मामले में जिला अदालत के आदेश पर व्यास जी के तहखाने को खुलवाया गया। आदेश के कुछ ही घंटे के बाद देर रात बैरिकेड हटवाकर जिला प्रशासन ने दरवाजा खुलवाया। एक पुजारी की मौजूदगी में 30 साल के बाद अंदर पूजा की गई। देखिए रिपोर्ट। अभी अंदर जाके आए हैं, देखा विग्रह कैसा है? बहुत शानदार है। अंदर जो तहखाना आज खुला है? हाँ खुला है। गए थे देखने? हाँ देखने गए थे, खुला है, दर्शन हो रहा है। बहुत खुश है, एकदम खुश है। दर्शनों के लिए पहुंची भीड़ को संभालने में पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दरअसल व्यास तहखाने में पूजा की शुरुआत के बाद ही आम लोगों की भीड़ भी जुटनी शुरू हो गई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में ताला खुलने के बाद अब आम श्रद्धालुओं का भी दर्शन शुरू हो गया है। मैं इस वक्त वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये जो जगह देख रहे हैं, जो सामने सफ़ेद रंग की इमारत है, ये वही ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको लेकर के विवाद है। और आपको बताएं कि इसी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक बेसमेंट वाला हिस्सा है जिसको व्यास जी का तहखाना कहते हैं, और वो तहखाना बुधवार को वाराणसी के जिला कोर्ट के आदेश के बाद देर रात खोला गया और देर रात खोलने के बाद उसमें पूजा पाठ शुरू हुई। वाराणसी जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो आम श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं वो उस तहखाने का भी दर्शन कर सकें। व्यास तहखाने में साल 1993 तक पूजा होती रही, लेकिन मुलायम सिंह यादव के वक्त इस पर रोक लग गई। अब बरसों बाद दोबारा पूजा शुरू हो पाई है। उसके अंदर गए हम लोग, जो है पहले दरवाजा बना काट करके बैरिकेटिंग जो है दरवाजा का दे दिया गया। उसके अंदर गए तब शुद्धिकरण हुआ है, गंगा जल छिड़क करके उसको जो है आधे से। फिर उसके बाद जो वहाँ विग्रह सब मतलब क्षतिग्रस्त है, कुछ ठीक है, वो जो है कि मगरमच्छ की मूर्तियाँ हैं, सब हनुमान जी की मूर्ति है, उन सबों को जो शुद्धिकरण करके वही जो पूजा अर्चना शुरू हुई वहाँ जो है, और
उसमें गणेश शास्त्री जी भी थे और 4-5 पुजारी थे मंदिर के। विवाद का इतिहास भी पुराना रहा है। साल 1819 में वाराणसी में हुए दंगों के बाद उस वक्त की अंग्रेज सरकार ने हिंदुओं और मुस्लिमों को संतुष्ट करने के लिए ज्ञानवापी का ऊपरी मस्जिद वाला हिस्सा मुस्लिमों को दिया, वहीं नीचे का हिस्सा हिंदुओं को सौंप दिया। ये 400 सालों का पूर्वजों द्वारा है मिला। पूर्वज लोग मतलब इसके मालिक ही हम लोग हैं। और किस किस देवी देवता की मूर्ति अंदर है? अंदर गणेश जी है, हनुमान जी हैं, एक शिवलिंग है और क्या कहते हैं मगरमच्छ की एक आकृति है। कुबेर तो ध्यान नहीं दिए, टूटे फूटे बिक रहे हैं कई। अच्छा, जो दीवारें हैं उस पे भी आकृतियां हैं या प्लेन दीवारें हैं? जैसे आपका ये मान लीजिए है तो इस पे कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। हाँ, इस पे वो प्लेन है कि सब आकृति? कमल की आकृति बनी है, कमल बनी है, कहीं स्वास्तिक का चिन्ह है। अच्छा जी, वो अभी भी दिखता है। तहखाने की लड़ाई 3 दशकों तक चलती रही। मंदिर और मस्जिद पक्ष अलग अलग वक्त वाराणसी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ये जो विवाद अंग्रेज़ों के समय में हुआ था, सन 1800 के आसपास की बात है, उस समय जब विवाद हुआ था तो अंग्रेज़ों ने बड़े डायलेमिक, क्या कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक एक टैक्टिक्स अपनाते हुए एक पोर्शन मुसलमानों को दे दिया, एक पोर्शन हिंदुओं को दे दिया, और उसमें जो 3-4 तहखाने वहाँ पर है उसमें एक व्यास जी को दे दिए और तमाम और भी लोग थे, यादव जी थे, तो उन तरह से दे दिया। तो सन 1800 से ये पूजा जो ये जगह जो है वो व्यास जी के पास है। 1819? हाँ, लगभग 1819 से। और तब से जो है लगातार सोमनाथ, व्यास और तमाम और सारी चीज़ें जो लोग लिनियज में थे वो लोग आते गए और वहाँ पे वो पूजा पाठ करते रहे। तो वो वहाँ पे जो है उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि पोजीशन उनका था और किसी भी प्रकार का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, ना तो प्रतिवादी संख्या 3-4 जो अंजुमन इंतजामिया, ना ही गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ, किसी के पास ऐसा कोई ऑर्डर नहीं था कि 93 में किस ऑर्डर से किस तरीके से। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने एक RTI भी डाल रखा है ये जानने के लिए कि साहब किस ऑर्डर से वहाँ पूजा रोकी गई थी। वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश पर तहखाना तो खुल गया, अब हाई कोर्ट को तय करना है कि क्या पूजा पाठ जारी रहेगी या फिर से 3 दशक की तरह अभी भी यहाँ पे जो व्यास जी का तहखाना है वहाँ पर तालाबंदी की जाएगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया के। और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से, जहां कार सवार दबंग युवकों ने टोल कर्मियों को कार से टक्कर मारी, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बुधवार शाम का है। यहां टोल प्लाजा पर 2 कार सवार युवकों और टोल प्लाजा कर्मियों में टोल के लेन देन को लेकर पहले विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि कार सवार युवक टोल कर्मियों को टक्कर मारते हुए भाग निकले। इस दौरान 4 टोल कर्मी घायल हुए हैं। घायल टोल प्लाजा कर्मियों की ओर से पिलखुआ कोतवाली में अज्ञात कार चालकों के खिलाफ तहरीर दी गई है। और अपने आने वाली किस फिल्म को लेकर चर्चा में है एक्टर कार्तिक आर्यन, दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जहां भारी बर्फबारी से यातायात प्रभावित हुआ है। धर्मशाला में भी बर्फबारी हो रही है। मनाली में भारी बर्फबारी की वजह से बिजली बाधित हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। दूसरी ओर हरियाणा के पंचकुला में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के अनावरण में भाग लिया। इस दौरान सचिन ने अपने बचपन के दिनों को याद किया जब वो गली क्रिकेट खेला करते थे। 2 बिल्डिंग के बीच में जो जगह थी, हमारा पिच था वहां पे, विच वॉज अबाउट 15-20 यार्ड्स की विड्थ थी उसकी, क्योंकि दोनों तरफ बिल्डिंग्स थे और सामने मेन गेट। वेरेवर यू हिट द बॉल यू हैड टू रन एंड स्कोर दोज रन्स। बट अगर सामने मारते हो तो गेट के बाहर अगर बॉल जाता है तो बाउंड्री मिलती थी और सीधा ऊपर से गया तो छक्का मिलता था वहां। तो वो 6 रन की तो बात, वहां पे पहुंचने के लिए काफी समय लगा। वहां पहुंचने के लिए बहुत सारे विंडो पेन्स जो थे वो टूटे भी। आई स्टिल रिमेम्बर अ फनी इंसिडेंट कि ना, जब कांच टूटती थी तो किसी को नहीं पता लगता कि बैट्समैन कौन है, क्योंकि बैट्समैन पहले बैट नीचे रख देता था तो सभी फील्डर बन जाते थे। एंड एज अ ग्रुप अगर कोई डांटना चाह रहा है व्हाटएवर, तो एज अ ग्रुप वी वुड वो फेस द ब्रंट।
मगर एक यूनिटी थी, वो अंडरस्टैंडिंग था कि कोई बोलेगा नहीं, मुंह नहीं खुलेगा कि बैट्समैन कौन था। फिर भी कंप्लेंट्स गए घर में। भूल भुलैया 2 के बाद एक्टर कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली फिल्म चंदू चैंपियन को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म का डायरेक्टर कबीर खान ने किया है। फिल्म की रैप अप पार्टी के दौरान कार्तिक आर्यन और कबीर खान बीकेसी में नजर आए। इससे पहले इंस्टाग्राम पर भी कार्तिक आर्यन का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो शूटिंग के बाद 1 साल बाद मिठाई खाते नजर आ रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।